Welcome back, beautiful souls. Please like, share, and subscribe to support this channel and spread healing energy. Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Upadhyay. I am past life regression therapist and healer, and I have helped more than 1,000 people recovering from emotional pain caused by toxic relationship or loss of a loved one. तो आज के इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के स्टडी में हम जानेंगे कि क्या लॉ ऑफ कर्मा है उस उन विमेन का जिनकी लाइफ में टॉक्सिक मदर इन लॉ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे मेरी लाइफ में एक टॉक्सिक मदर इन लॉ मिली। तो आज से ये कई साल पहले पुरानी बात है। जब मैंने थेरेपिस्ट एज ए थेरेपिस्ट वर्क करे मुझे 1 या 2 साल ही हुए थे, ये उस वक्त की बात है। तो मेरे पास एक कॉल आई, तो वो एक जेंट्स थे। तो वो मुझे उन्होंने बोला कि वो बहुत परेशान थे, उनकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा परेशानी झलक रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका नंबर गूगल से देखा है, आपका कॉन्टैक्ट गूगल से मुझे मिला है। तो आपके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं एक्चुअल अपनी सिस्टर को लेकर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मुझे लगता है आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो उनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुए हैं, लेकिन वो इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, उनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है और वो सिर्फ रोती रहती हैं सुबह से शाम तक। और ऐसा लग रहा है कि ये शादी अब टूटने की कगार पर है। तो क्या कुछ आप ऐसा कर सकती हैं जिससे ये मतलब उनका दुख भी कम हो और ये शादी टूटने से बच सके। तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप उनको लेकर आइए मेरे पास। मैं पहले उनसे बात करूंगी, तभी मैं कुछ बता सकती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अगर इतना ज्यादा पेन है तो इससे, क्योंकि जब बहुत डीप पेन होता है कि कोई सुबह से शाम तक रो रहा है, बहुत परेशान है, तो उसमें एक सेशन से कुछ भी नहीं होता है, उसमें बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग चाहिए होती है। मैंने कहा पहले आप उनको लेकर आइए, मैं उनसे बात करती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो वो नेक्स्ट डे अपनी सिस्टर को लेकर आए और उनकी जो सिस्टर थी वाकई में जब वो मेरे सामने बैठी तो वो रो ही जा रही थी, मतलब उनको इतना रोना आ रहा था और वो रो करके बता रही थी कि मतलब हमारी शादी यहाँ टूटने की कगार पे आ चुकी है। और मैं मेरे हस्बैंड को बोल भी रही हूँ कि चलो हम साथ में मिलकर काउंसलिंग लेते हैं, साथ में मिलकर कुछ करते हैं। लेकिन वो इतने इंटाइटल्ड हैं, बोलते हैं कि सारी गलती तो तुम्हारी है, तुम्हें लेना है तो तुम काउंसलिंग लो, तुम्हें लेना है तुम थेरेपी लो, मुझे परेशान मत करो। और मैं तो ठीक हूँ, मतलब आई एम मतलब परफेक्ट। तुम प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है तो तुम जाओ थेरेपी के लिए, तुम जाओ इन चीजों के लिए। तो वो बहुत बहुत परेशान थी कि देखो इन्हें हमारे रिलेशनशिप की बिल्कुल भी परवाह भी नहीं है कि कम से कम इसको बचाने के लिए हम थेरेपी तो कम से कम लेने चले। तो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मुझे भी लगा कि हाँ मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि इतना हस्बैंड भी इतना ज्यादा क्यों बिल्कुल इनके ऑपोजिट में बोल रहे हैं, या बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, हेल्प नहीं कर रहे, या उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो शादी को उनके हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ था और वो लव मैरिज थी और दोनों मेडिकल डॉक्टर्स थे। तो ऐसा भी नहीं कि भाई कुछ कम पढ़े लिखे हों, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे। अपना उनका उनकी लेबोरेटरी थी, पैथोलॉजी में थे वो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर उनकी मैंने हिस्ट्री वगैरह लेना शुरू करा। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली तब मुझे पता चला कि वैसे तो उनकी रिलेशनशिप मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्मोनियस हो, लेकिन ठीक ठाक अपनी चल रही है, रिलेशनशिप ठीक है। लेकिन जब जब उनकी मदर इन लॉ आती है उनके घर पर, तब तब जब वो जाती है उस टाइम पीरियड में और उनके जाने के बाद उनके जो हस्बैंड है वो पूरा 180 डिग्री में उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनली इनसेंसिटिव हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब जब मेरी मदर इन लॉ आती हैं और आकर के जब चली जाती हैं तो पूरा मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन था कि कुछ मतलब काफी ज्यादा जो कार्मिक कनेक्शन है या उनकी लाइफ में जो दुख है वो उनकी मदर इन लॉ की तरफ से आ रहा है। तो मैंने उनकी बचपन की भी हिस्ट्री ली। मैंने कहा हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो, पेरेंट्स की तरफ से भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइफ में कुछ हमें ट्रिगर हो जाता है तो उसमें फिर हमारा अभी तक जितना भी दुख है, मतलब चाइल्डहुड जितने भी ट्रॉमास होते हैं वो भी हमारे इस प्रेजेंट मोमेंट पर रिफ्लेक्ट करते हैं उस पेन को। तो उनका चाइल्डहुड
तो काफी अच्छा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई कोई बहुत अब्यूजिव चाइल्डहुड रहा हो या पेन हो। थोड़ी बहुत तो डांट सबकी लगती है बचपन में, वो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, एक अच्छा हैप्पी चाइल्डहुड था। और बाकी वो काफी स्टूडियस थी, पढ़ने में उनका बड़ा मन लगता था। वो डॉक्टर बनी, वो मेडिकल कॉलेज में गई, वहां पर उनको ये उनके हस्बैंड मिले, फिर उनकी शादी वगैरह हुई। तो वहां तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके लिए प्रॉब्लम था, दो एरिया से उनका बहुत ज्यादा पेन आ रहा था। एक हस्बैंड की तरफ से आ रहा था और एक मदर इन लॉ की तरफ से आ रहा था। दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा हर्टफुल बिहेवियर उनके लिए करा था। तो फिर इसमें अब हमें बहुत सारी क्लीनिंग चाहिए थी यहाँ पर, यानी हमें प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमास, जितना उन्होंने एक साल में इतना ज्यादा पेन कॉज कर दिया कि वो इतने डीप डिप्रेशन में चले गई, हमें वो भी क्लियर करना था प्रेजेंट लाइफ का। फिर हमें पास्ट लाइफ में जाकर के भी उनका कर्मा देखना था। तो हमने प्रेजेंट लाइफ का तो सारा क्लियर करा, जिससे वो बहुत हैप्पी हो गई। फिर हम उनकी पास्ट लाइफ में गए, और स्पेशली मदर इन लॉ का कार्मिक कनेक्शन देखने के लिए कि क्या कनेक्शन है मदर इन लॉ से। तो जब पास्ट लाइफ में देखा मदर इन लॉ के साथ जो उनका कनेक्शन था, तो उसमें उन्होंने अपने आप को, जो पहला सीन आया, वो अपने आप को एज ए एक विलेज की वुमेन उन्होंने देखा कि वो एक विलेज में अपना काम कर रही है। मिट्टी का घर है पूरा, उसको जो गोबर है उससे उसको पूरा क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मतलब पेंट तो होता नहीं था, तो गोबर से उसको पूरा लीपा पोती जो कहते हैं वो सब कुछ करना। तो मैंने अक्सर देखा है कि इस लाइफ में लोग जितना एजुकेटेड हैं और जितने अच्छे हाई प्रोफाइल हैं, वो पास्ट लाइफ में अगर उनको देखें तो वो बिल्कुल गांव के होते हैं। मतलब एज अ सोल हम लोग कितना अलग अलग तरह के सर्कमस्टेंसेस में, सोशल कंडीशनिंग में जन्म लेते हैं, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग हमारा जो स्टेटस भी होता है उसमें बहुत अलग अलग तरह के फर्क होते हैं। यानी और ये होता भी क्यों है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमको कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने होते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो एक गांव की लेडी है, और यंग थी, लेकिन पूरा घर का अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन वो उसमें वो पढ़ने भी जाती थी, मतलब स्कूल भी जाती थी। तो जब वो स्कूल से थी, मतलब बड़ी एज उनकी थी अच्छी, और जब वो स्कूल पढ़ने जाती थी तो लौटते में एक लड़का, जो पूरा उसने ना पगड़ी वगैरह ऊपर सर पे बांधी हुई है, हाथ में बीड़ी लेकर, उसने ऐसे करके उनको ना बड़ी कनिंग स्टाइल में देखता था जब वो स्कूल से आती जाती थी। तो उनको उसको देख करके अच्छा नहीं लगता था कि ये कुछ अजीब सा लग रहा है ये। और फिर वो अपना मतलब डेली रूटीन का अपना वो काम करती थी, वो अपना उनका घर था, उनकी मदर थी, फादर थे, सब कुछ था। कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट सीन आया उसमें आया कि वही लड़का जो था उसने उनके घर में रिश्ता भेजा शादी के लिए। तो उनके पेरेंट्स को वो अच्छा लगा लड़का, लेकिन उनको तब भी वो लड़का, कुछ तो उनको लग रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है। और लेकिन पेरेंट्स को पसंद था, तो कुछ टाइम बाद उनकी उससे शादी करा दी गई। अब जब उस लड़के से शादी हो गई, तो शादी के बाद वो, उस लड़के का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव था। मतलब वो इतना कंट्रोलिंग था कि उन्होंने उनका स्कूल जाना तो खैर बंद करा ही दिया, घर में काम बहुत ज्यादा देता था। और सब चीजें वो, मतलब वो थक जाती थी वो कर करके। और वो इतना काम करने के बाद भी, थकने के बाद भी, फिर वो उनको घर पे उनके साथ मारपीट भी करता था। तो बहुत, मतलब वो रोती रहती थी, बहुत ही अब्यूजिव बिहेवियर था। तो जब मैंने उनको कहा कि आप देखिए इस हस्बैंड की आईज में, देखिए गहराई में झांक करके कि क्या आपने इस सोल को इस जीवन में कभी देखा है, क्या ये सोल वापस आई है इस लाइफ में आपके साथ। तब उन्होंने देखकर कहा कि अरे ये तो बिल्कुल वही आंखें हैं। मैंने कहा किसकी आंखें हैं, तो उन्होंने, ये मेरी मदर इन लॉ की आंखें हैं, ये वही सोल है। तब उनको ना बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा था उस मोमेंट पे कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। पर सोल तो सोल ही है, हमें लगता है ये रिश्ता ऐसे क्यों, वो रिश्ता ऐसे क्यों। लेकिन लाइफ लेसन्स लर्न करने के लिए हम लोग अलग अलग, एक ही सोल के साथ अलग अलग रिश्ते में आते हैं। तो खैर जो भी था, उस जीवन में उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई उनकी वो लाइफ रही। और एट लास्ट वो एक दिन इतना परेशान हो गई, इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि फिर वो गई और एक कुएं के पास जाकर के उन्होंने उसमें जंप लगा दी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखिए कई बार ऐसा होता है लाइफ में, हमारे एक साथ इतने ज्यादा दुख आ जाते हैं, और उस वक्त किसी इंसान को लगता है शायद सुसाइड कर लेना ये एक इजी ऑप्शन है। लेकिन ये इजी ऑप्शन नहीं है। आप इस पेन की एनर्जी के साथ नेक्स्ट लाइफ कंटिन्यू करते हैं, उस कनेक्शन के साथ नेक्स्ट लाइफ कंटिन्यू करते हैं।
तो फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमारा हीलिंग वर्क स्टार्ट होता है। तो जिस पेन को लेकर के वो उसके उसमें जंप करी थी, जो उनके अंदर इतना गहरा वो जो एक डिस्गस्टिंग फीलिंग थी, एक इंसल्ट की फीलिंग थी, एक टॉर्चर की जो फीलिंग थी, वो सारी फीलिंग उसमें हम उस सेशन में एनर्जी हीलिंग की एक्सरसाइज को अप्लाई करके वो सारा पेन रिमूव करते हैं। और वो मैंने सारा पेन रिमूव किया। उसके बाद उनको मैंने दोबारा से वो ऑप्शन दिया कि अगर आप इसी लाइफ को दोबारा जीती हैं तो सोच के देखिए, सुसाइड ना करती और क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या ऑप्शंस करके आप इस जीवन को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकती थी। तो फिर उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि वो ऐसे कर सकती थी, वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकती थी, वो अलग हो सकती थी, अलग हो करके वो खेती करती, कुछ करती, वो कहीं दूर चली जाती, अगर कोई उनको हेल्प नहीं भी कर रहा था तो वो कहीं दूर चली जाती, कहीं दूर जा करके वो एक अलग दुनिया बसाती, या वो सब कुछ करती जो उन्हें करना था। यानी बहुत सारे तरीके थे जिससे वो एक हैप्पी लाइफ जी सकती थी। तो जब रिग्रेशन में हम ऑलरेडी माइंड की डीपर स्टेट में होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस बहुत खुला हुआ होता है। तो जब हम इस तरह से उनको एक थेरेपिस्ट अगर उनको दोबारा से रीप्रोग्राम कराते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से उनकी हीलिंग होती है, और बहुत अच्छे से उनका माइंड जो है ना प्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिविटी के लिए, हल्केपन के लिए, लाइटनेस की वजह से। तो जब उन्होंने ये सारा, मैंने उनको पूरा हीलिंग वर्क कराया पूरा, तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी आईज खोली तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, एक हंसी थी, उन्हें बहुत पॉजिटिव और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम उनकी मदर इन लॉ आई तो क्या होता था कि इसके पहले, मतलब इस पूरे हीलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले, जब भी उनकी मदर इन लॉ आती थी तो उनका चेहरा देख करके उसको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मतलब उसे लगता था बस आ गई, अब तो ये आग लगा कर जाएंगी और सब सत्यानाश हो जाएगा। तो इस बार जब वो आई तो वो, क्योंकि उनकी जो पास्ट लाइफ की एनर्जी थी वो सारी क्लियर हो गई थी, तो इस बार जब वो आई तो उसके उनके चेहरे पे ना कोई गुस्सा नहीं था, मतलब उनके सारा वो इमोशन निकल गया था। लेकिन वो पूरी तरह से वेल प्लान थी कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से मुझे इन पर बाउंड्री सेट करनी है। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को काफी बैलेंस करके रखा। और इनफैक्ट उनको हंसी आ रही थी उनका उनका चेहरा देख करके कि ये देखो, ये वही मदर इन लॉ है जो पास्ट लाइफ में मेरे हस्बैंड थी। ऐसा भी होता है क्या, क्या मदर इन लॉ भी हस्बैंड जैसा, मतलब ये तो कोई नहीं सोच सकता अपनी मदर इन लॉ को एज अ हस्बैंड। और वो कितना मतलब क्रूअल था, अब समझ में आ रहा है कि वो क्रुएलिटी अभी भी इनके अंदर है। तो जो हीलिंग प्रोग्राम था उसमें ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी हीलिंग टूल टेक्निक सीखे ही थे। तो उनके जितने भी पास्ट के ट्रिगर थे हस्बैंड से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो चुके थे। उनके हस्बैंड भी उनके अंदर इतना डीप ट्रांसफॉर्मेशन देख के बड़े खुश थे। तो वो खुद ही कहते थे कि अच्छा अब तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम हीलिंग एक्सरसाइजेस कर लो, मतलब वो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम एटलीस्ट उससे खुश रहती हो, हैप्पी रहती हो। तो इस तरह से उन्होंने इस जो मेरा हीलिंग प्रोग्राम था उसको ज्वाइन करके अपने सारे इमोशंस क्लियर कर लिए, और वो हैप्पी भी हो गई। और मदर इन लॉ जो हैं उनको भी उन्होंने एक बाउंड्री में रह करके, मतलब एक तो होता है कि हम वही काम कर रहे हैं लेकिन हम इरिटेट होकर कर रहे हैं, हमारे अंदर हेट्रेड भरी हुई है, एक तो हम उसके साथ हम उस काम को कर रहे हैं, दूसरा हम क्या बैलेंस होकर के कर रहे हैं कि भाई हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि कहीं पर हम जा रहे हैं, है ना, गंदगी पड़ी हुई है, कीचड़ पड़ी हुई है, तो हम एक, जैसे हम उस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं तो हमें कितना उसे देखकर घिन आती है, हमको हम तरह तरह के इमोशंस फील करते हैं, है ना। हम उसको क्लीन भी नहीं कर, हम तो बगल से भी निकल नहीं सकते हैं, हम उसको क्लीन तो करने की क्या ही बात है, मतलब उसमें तो हम लोग कितने परेशान हो जाएंगे। लेकिन देखिए वही स्वीपर होता है, वो उसका रोज का काम है, तो उसको कोई घिन नहीं आती, वो अपने कपड़ा वपड़ा बांधते हैं, अपनी प्रिकॉशन लेते हैं और वो पूरा उसको क्लियर करते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप ये समझ लीजिए, आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो एक कीचड़ की तरह ही है। आपके पास दो ही रास्ते हैं, दो ही ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर वन, आप वहां से दूर चले जाइए, है ना। जैसे हमने देखा कि ये जो डॉक्टर थी इनके पास पास्ट लाइफ में इन्होंने सुसाइड कर लिया, वो इतनी परेशान थी क्योंकि उनको नहीं आता था अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करे, क्या करे सिचुएशन में। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, अगर आपकी मदर इन लॉ बहुत ज्यादा टॉक्सिक है या फिर कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, या तो आप दूर चले जाइए उन लोगों से। अगर आपने ये चीज नोटिस कर ली कि कितना भी कुछ कर लो लेकिन फिर भी अगर ये बार बार एवरी टाइम दे क्रिएट प्रॉब्लम, है ना, तो या तो ये चीज है कि हम उनसे दूर हो जाएं ताकि हम अपनी जिंदगी को शांति के साथ, पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ और पर्पस के साथ जी सके।
लेकिन अगर हम दूर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, है ना, देयर आर हंड्रेड ऑफ रीजंस आर देयर, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर किसी की सिचुएशन नहीं है कि वो अलग हो जाए। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में हमें अपने इमोशंस को पूरी तरह से हील करना है, माइंड में सेट कर लेना है ये लोग हैं ही ऐसे, ये लोग टॉक्सिक ही हैं। तो क्योंकि कोई भी जो टॉक्सिक व्यक्ति है वो नॉर्मल तब होगा जब वो अपने ऊपर वर्क करेगा। अगर कोई अपने ऊपर काम नहीं कर रहा, अगर आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा टॉक्सिक है, आप बहुत अच्छा उसके साथ बिहेव रोज करें, एक दिन उसका मन पिघलेगा, बदल जाएगा आपका अच्छा बिहेवियर देख करके, तो ऐसा नहीं होता है। जो टॉक्सिक बिहेवियर होता है वो बिकॉज ऑफ बहुत सारे उनके खुद के भी ट्रॉमाज होते हैं। जब तक कोई अपना ट्रॉमा क्लियर नहीं करता है तब तक वो एक उसका बिहेवियर किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि टॉक्सिक लोग एक कीचड़ की तरह होते हैं किसी की जिंदगी में। तो या तो आप उनको पूरी तरह से हटा दीजिए, या फिर अगर डे टू डे लाइफ में आपको उनके साथ डील करना है तो आपको पीस के साथ और एक न्यूट्रल एनर्जी के साथ डील करना होगा। लेकिन वो पीस और न्यूट्रल एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाएगी, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। आप किसी भी अच्छे एनर्जी हीलर से या पीएलआर थेरेपिस्ट से, मतलब इसमें भी कोई एक चीज नहीं, हमें कई चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। आप किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट के साथ, है ना, आप अपने खुद के ट्रॉमास क्लियर करिए, आप टूल एंड टेक्निक्स लर्न करिए जिसकी हेल्प से आप इन लोगों को, आप जो भी ये लोग ट्रॉमा देते हैं आप उस चीज को मैनेज कर पाए, है ना। तो जैसे एक स्वीपर है, वो न्यूट्रल होकर के अपना काम करता है, मैनेज करता है और फिर वापस आके अपनी लाइफ एंजॉय करता है। ठीक है, इसी तरह से जब जब आपके घर में, आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक पर्सन आ गए, आपकी मदर इन लॉ, आपको पता है कि ये पूरे टाइम आकर के आपके हस्बैंड को आपके अगेंस्ट करके जाती हैं, तो आप पहले से ही प्रिकॉशन लेके चले। अगर आपके हस्बैंड भी नॉर्मल हैं तो आप उनको धीरे धीरे समझाइए इस चीज के बारे में कि किस तरह से ये आपकी रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा आपके में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इनके आने के बाद। तो अगर वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन होंगे तो वो समझेंगे इस चीज को, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से ये चीज नोटिस करी होगी कि कैसे उनकी मदर पार्शियलिटी करती है या कैसे मदर उनकी झूठ और मैनिपुलेशन करती है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड एक नार्सिसिस्ट ही हैं, यानी वो खुद भी एक टॉक्सिक हैं, तो उनको फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं लेगा। ये आपको डिसाइड करना है। जब भी हमारी रिलेशनशिप की बात आती है, रिलेशनशिप ट्रॉमा की बात आती है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो हम वहीं पर बैठ करके उस चीज को हम सैडनेस के साथ अपनी पूरी जिंदगी निकाल दें उसी चीज के बारे में सोचते हुए, या नंबर टू हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने उस ट्रॉमा को हील करें, उसे क्लीन करें। जब हम अपने इमोशनल ट्रॉमास को हील करते हैं, क्लीन करते हैं थेरेपी की हेल्प से, तो हम अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हैं। हमारी एनर्जीज इतनी अच्छी पॉजिटिव हो जाती है कि भगवान हमें आगे चल करके, या तो नेगेटिव जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनके सराउंडिंग से भगवान हमें बाहर निकाल देते हैं, किसी अच्छी जगह पर हमें भगवान भेज देते हैं, या भगवान हमको वो एटमॉस्फेयर देते हैं, वो हम इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं कि हम इनको टॉलरेट कर सके, या हम इनके साथ किसी तरह से काम को मैनेज कर सकें। तो कंडीशन खैर जो भी हो, लेकिन उस पूरे थेरेपी के बाद में उनकी कंडीशन काफी अच्छी हो गई, और वो जो सुबह से शाम तक रोती रहती थी अब वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। जो उनके पेशेंट्स हैं, उनके जो, और उनका जो लैब का उनका जो चल रहा था, एक न्यू लैब भी बन रही थी, उसके ऊपर भी वो पूरी तरह से फोकस कर पा रही थी। और इस तरह से उनका अपना काम के ऊपर भी मन लग रहा था और वो अच्छे से अपना वर्क कर पाई। सो एनी हाउ उनकी शादी बच गई, टूटी नहीं। और उसके साथ साथ वो अपनी इमोशनल हेल्थ को भी मैनेज कर पाई। तो देखिए, जहां पर हस्बैंड नॉर्मल होता है, मदर इन लॉ बहुत टॉक्सिक है, लेकिन अगर हस्बैंड नॉर्मल है, वहां शादी टूटने से बच जाती है। अगर आप थेरेपी लेंगे तो वहां शादी टूटने से आपकी बच जाएगी, अगर आपका हस्बैंड नॉर्मल है ना। तो आपका ट्रॉमा क्लियर हो जाएगा, तो आपकी वो कितना भी आपके हस्बैंड को भड़काएंगे, आपके हस्बैंड आपको कुछ भी कहेंगे, आपने अपना ट्रॉमा क्लियर कर लिया तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके हस्बैंड को लगेगी, और वो धीरे धीरे वक्त के साथ आपको समझेंगे और आपकी मैरिज सेव हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन बिल्कुल दूसरी है, जहां पर आपकी मदर लॉ तो खैर टॉक्सिक है ही, साथ साथ हस्बैंड भी टॉक्सिक है, तो ये शादी तो मतलब
टूटनी है ही, है ना। लेकिन इसमें भी क्या है, अगर हमने थेरेपी ले रखी है, हमने थेरेपी के थ्रू अपने आप को हमने पूरी तरह से हील किया है, तो हम इस टफ फेज से भी आराम से निकल करके आ सकते हैं। तो दो चीजें हैं, है ना। या तो हम मैनेज करना सीखें उस उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में, लेकिन मैनेज हमें कब करना चाहिए, उस कंडीशन में करना चाहिए मैनेज जब हमारे हस्बैंड नॉर्मल है। और दूसरी चीज है कि नहीं, हस्बैंड भी टॉक्सिक है, मदर लॉ भी टॉक्सिक है, तो ये बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। इससे तो निकल के आना ही बेस्ट है, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्टे करेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि धीरे धीरे आपके शरीर में जो ये लोग स्ट्रेस कॉज करेंगे, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, और स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस से लेडीज की डेथ भी हो जाती है कई बीमारियों से। तो लोगों को लगता है ये बीमारी इस डिसीज की वजह से उनकी डेथ हुई है, नहीं, वो स्ट्रेस से रिलेटेड जो उनको ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो एनी हाउ जो भी कंडीशन है, थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, ये सारी थेरेपीज बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है उस इंसान के लिए जो किसी भी टफ टॉक्सिक रिलेशनशिप से होकर के गुजर रहा है, स्पेशली अगर मदर इन लॉ है तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन अगर हम पूछे कि मदर इन लॉ के साथ आपका लॉ ऑफ कर्मा क्या है, क्या कार्मिक कनेक्शन है, तो सीधी सी बात है, एक ही कार्मिक कनेक्शन है। आपकी सोल जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी लाइफ में एक बहुत टॉक्सिक पर्सन रिलेशनशिप के थ्रू एंटर होता है। तो यहाँ पर ये कर्मा होता है कि हम ये सीखें कि टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, है ना। हम कहीं उस रिलेशनशिप में स्टक होके तो नहीं रह जाते, क्योंकि जिंदगी में हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हम अपने सोल एसेंशन के लिए आए हैं। अपनी जो हमारी जो सोल की क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आए हैं। तो उसमें रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जो हमको हेल्प करे हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, बल्कि ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप हमको वहीं स्टक करके रखे। तो लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप किसी न किसी रूप में किसी के जीवन में आती है, किसी की लाइफ में मदर इन लॉ बनकर आती है, किसी की लाइफ में हस्बैंड, किसी की लाइफ में पेरेंट, कहीं ना कहीं से ये हमारी लाइफ में आती हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है आप लर्न करो कि जब इस तरह की रिलेशनशिप आ जाती है तो आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करके आप या तो इस चीज से पूरी तरह से आप इसको मैनेज करके, मतलब इनको आप बाउंड्री कैसे सिखाते हो, अपनी लाइफ से इनको कैसे दूर रखते हो। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी से दूर रखना, अगर आप इस चीज को करने में आपने मतलब आपने कर लिया, आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी सीख ली, तो आपका एक लाइफ लेसन कंप्लीट हो जाता है और आपका सोल एसेंशन हो जाता है। तो लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं करा कि आपने कोई पाप किया है जिसकी वजह से ये टॉक्सिक मदर इन लॉ आपको मिली है। लॉ ऑफ कर्मा कहता है ये एक सिचुएशन है जो आपको दी हुई है ये देखने के लिए कि आप कैसे मैनेज करते हैं। आप सुसाइड करके मर जाते हैं या आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपनी हक के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं और जीतते हैं। तो इसी लाइफ लेसन के साथ मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप लाइफ में बहुत पीसफुल रहें, खुश रहें। और अगर मेरी हेल्प आपको चाहिए अपनी हीलिंग जर्नी के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप सेशन बुक कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।